हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु हम आज मथुरा कला शैली इस पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में जो हमने चर्चा किया था वो गांधार कला शैली के बारे में था। आज चर्चा होगी मथुरा कला शैली के बारे में। बच्चों, कुषाण शासक कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव के काल में जो है मथुरा कला का जो है सो सबसे अच्छा विकास हुआ। मथुरा शैली का आरंभ जो है वो संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में हुआ। ऐसा जो है ए.एल. बासम जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है। यद्यपि कुछ विद्वान इसकी तिथि जो है वो और बाद में निर्धारित करते हैं और ईसा की पहली सदी से को नहीं मानते हैं, लेकिन संभवतः ईसा की पहली सदी से ही यह जो है प्रगति करती हुई शैली ने आगे आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्ति कला की शैलियों में जो है वो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। चूँकि बच्चों ऐसा हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अचानक से नहीं हो जाती है। तो हो सकता है कि यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ए.एल. बासम के कथनानुसार में ही जो है सो इसका प्रारंभ हुआ हो और धीरे धीरे इसने अपना स्थान जो है वो उत्तरोत्तर प्राप्त किया। गुप्त काल में विकसित श्रेष्ठ मूर्ति कला शैली को वस्तुतः मथुरा कला शैली का ही विकसित रूप माना गया है। मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियां जो है वो पश्चिम में तक्षशिला और मध्य एशिया तक, पूर्व में श्रावस्ती और सारनाथ के क्षेत्रों में जो है वो भेजी जाती थी। प्रारंभ में यह माना जाता था कि मथुरा शैली का विकास जो है वो गांधार की बौद्ध मूर्तियों के प्रभाव एवं अनुकरण से ही हुआ था, परंतु अब जो है वो शोधों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मथुरा की बौद्ध मूर्तियां जो है वो गांधार कला से सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र थी। और इस शैली का यानी मथुरा कला शैली का जो आधार है वो मूल रूप से भारतीय था। प्रारंभ में अनेक यूरोपीय विद्वानों का मानना था कि सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति गांधार कला में ही निर्मित हुई, परंतु अब भारतीय विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में ही बनी थी। इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया था। संकर्षण, वसुदेव, कृष्ण, बलराम आदि की प्रतिमाओं के साथ साथ इस समय जैन तीर्थंकर जो थे उनकी प्रतिमाओं का भी विकास जो है वो हो चुका था। और इतना ही नहीं, मथुरा में लोक कला के तहत यक्षिणी की भी विशाल प्रतिमाएं जो है वो निर्मित हुई और इसका प्रभाव निश्चित रूप से बौद्ध धर्म पर भी पड़ा होगा। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात जब महायान संप्रदाय का उदय हुआ तो इसमें बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा किए जाने का विधान था और मथुरा में बन रही विभिन्न धर्मों की मूर्तियों को देखते हुए बौद्धों को भी बुद्ध को मानव रूप में देखने की आवश्यकता निश्चित रूप से प्रतीत हुई होगी। और इस प्रकार अंततोगत्वा मथुरा कला के अंतर्गत ही पहले बोधिसत्व और बाद में प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति निर्मित की गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो प्रायः सत्य ही दिखाई देता है। मथुरा और गांधार शैली में जो अंतर जब हम स्पष्ट करते हैं तो देखते हैं कि मथुरा से कुछ ऐसी बोधिसत्व प्रतिमाएं मिली हैं जिन पर कनिष्क संवत की प्रारंभिक तिथियों में लेख खुदे हुए हैं। इसके विपरीत गांधार कला की मूर्तियों में से एक पर भी कोई परिचित संवत नहीं है और कुछ मूर्तियां पर जो तिथियां दी गई है वो पहली से तीसरी सदी ईस्वी की है। अतः इस दृष्टि से मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं प्राचीनतम जो है वो सिद्ध होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार गांधार कला ने पद्मासन, ध्यान, नासाग्र दृष्टि आदि प्रतीकात्मक लक्षण मथुरा के शिल्पियों से ही ग्रहण किए होंगे, क्योंकि इन प्रतीकात्मक लक्षणों का स्रोत भारत ही था, न कि ईरान अथवा यूनान था। मथुरा कला की विशेषता का प्रधान कारण जो है यह था कि यहाँ के कलाकारों ने मूर्तियों के निर्माण में निजी परंपराओं को अपनाया और वस्तुतः हम कह सकते हैं कि मथुरा कला का उदय सांची, सारनाथ और भरभूत की स्वदेशी कला के सूत्र को लेकर हुआ। इस कला शैली यानी मथुरा कला शैली में जो निर्मित मूर्तियों की विशेषताएं हैं उस पर थोड़ा सा हम एक बार चर्चा कर लें। मथुरा के पड़ोस में रूपबास तथा अन्य खानों में बहुत बढ़िया लाल बलुआ पत्थर जो है बहुतायत में मिलता था और मूर्तियाँ जो है वो भी इसी पत्थर से निर्मित हैं। इसके बाद बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे और दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न जो है मथुरा शैली के अंतर्गत ही आरंभ हुआ।
इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय सुख और सौंदर्य से व्याप्त स्त्रियों की मूर्तियां हैं। स्त्रियों के गोल व सुडौल वक्ष एवं भारी व उभरे हुए कुल्हे जो है वो न केवल स्त्री की प्रजनन शक्ति के प्रतीक हैं, अपितु स्त्री शरीर के सौंदर्य को भी ये प्रदर्शित करते हैं। चूँकि स्त्री जो है उसको जननी भी कहा जाता है, तो सृजन की आधार जो है वो स्त्री को मानते हुए इसके सौंदर्य को भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। महात्मा बुद्ध जो है वो प्रायः मुंडित शीश हैं और उनके मुख पर मूछें भी नहीं है। मूर्तियों का एक कंधा जो खुला व एक जो है वो ढका हुआ है। जो इस शैली की जो विशेषताएं हैं उस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, मथुरा कला शैली की विशेषताओं पे। मथुरा शैली यथार्थ की अपेक्षा आदर्श, प्रतीकात्मक तथा आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान है। इस शैली के तहत बुद्ध तथा बोधिसत्वों में मैत्रेय, काश्यप, अवलोकितेश्वर आदि की खड़ी तथा बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं और इनके व्यक्तित्व में जो है चक्रवर्ती तथा योगी दोनों का ही आदर्श देखने को मिलता है। बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि उनके जीवन की विविध घटनाओं का कुशलतापूर्वक अंकन जो है इस शैली में किया गया है। यहाँ के कलाकारों ने ईरानी तथा यूनानी कला के कुछ प्रतीकों को ग्रहण कर उन पर भारतीयता का रंग चढ़ाया है। मथुरा शैली का एक सुंदर उदाहरण यहाँ से मिली कनिष्क की एक सिरविहीन मूर्ति है। यह खड़ी मुद्रा में है। इसमें कनिष्क घुटने तक कोट पहने हैं, पैरों में जूते हैं, दाएं हाथ में गदा एवं बाएं हाथ में तलवार है। पाषाण निर्मित इस मूर्ति में मानव शरीर का जो है वो यथार्थ चित्रण जो है वो देखने लायक है और इस मूर्ति को मथुरा के संग्रहालय में रखा गया है। A.L. बासम जो हैं वो कहते हैं कि मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी बौद्ध मूर्तियों के लिए एक ओर तो प्रारंभिक शताब्दियों की हष्ट-पुष्ट यक्ष की मूर्तियों से और दूसरी ओर ध्यानावस्थित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से प्रेरणा प्राप्त की। समस्त कला को शास्त्रीय सिद्धांतों की कसौटी पर कसे जाने पर यह शैली जो है और भारतीय कला की सर्वश्रेष्ठ शैली समझी जाती थी। मथुरा कला की एक और मूर्ति जो है वो काशी में रखी गई है और यह मूर्ति एक दासी की है जिसके दाएं हाथ में कुछ प्रसाधन सामग्री तथा बाएं हाथ में एक टोकरी है जो एक मालदार महिला के श्रृंगार के लिए तत्परता से खड़ी है। तो बच्चों, आज हमने उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु मथुरा कला शैली के बारे में जो है वो चर्चा की। अब अगली कक्षा में बच्चों हम अमरावती शैली जो है उस पर चर्चा करते हुए फिर आगे दूसरे चैप्टर में जो पाठ्यक्रम के तहत जो वस्तुएं हैं जो आगे उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि गुप्त काल से संबंधित बातें होंगी और गुप्त काल का आर्थिक, इसके बाद कला और सारी बातों पे उसका प्रशासन, उसके शासक, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।